हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बीकॉम हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स आगे डिस्कस किया था, मटेरियल का, कॉस्ट शीट का और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का भी हमने काफ़ी सारा डिस्कशन यहाँ पे किया था। आज हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और मटेरियल में हमने मटेरियल का ऑब्जेक्टिव देखा था कि मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो यहाँ पे मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिखाए थे कि मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल कंट्रोल करने का ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमने देखा था। आज थोड़ा इसमें आगे जाएंगे और बात करेंगे स्टेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कॉस्टिंग में जो कॉस्ट है वही सब कुछ है। कॉस्ट पे यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्ट महंगा बनेगा, और प्रोडक्ट महंगा बनेगा तो मार्केट में उसका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगा। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। इसलिए कॉस्ट जो है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले तो स्टेज ऑफ कंट्रोल हमको पता चलना चाहिए कि मटेरियल का स्टेज क्या है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर किया है, उसमें लिखा है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्टेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल। स्टेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल उसमें पहला है, पहले तो क्या करेंगे, हम मटेरियल परचेज करेंगे। भाई परचेज करेंगे तो ही कंट्रोल करने का सवाल आएगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो पहले तो हम परचेज करेंगे, उसके बाद मटेरियल यदि फैक्ट्री में आएगा, परचेज करने के बाद मटेरियल फैक्ट्री में आएगा तो फैक्ट्री में क्या करेंगे, हम उसको स्टोरेज करेंगे। तो दूसरा स्टेज क्या होगा, स्टोरेज का होगा। भाई मटेरियल परचेज किया, उसको स्टोर किया और फैक्ट्री में ऐसे ही थोड़ा पड़े रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग मटेरियल को इश्यू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल है तो ये मटेरियल 3 प्रोसेस से पास होता है, तब आपका फाइनल प्रोडक्शन तक ये मटेरियल पहुंचता है। पहले क्या होता है, तो आपका जरूरत बनता है कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, उसमें ए प्रोडक्ट चाहिए। तो एक कौन बोलेगा आपको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि मेरे को ए प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। फिर वो प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे, फिर वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में आएगी, फिर वो प्रोडक्ट को हम स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद वो प्रोडक्ट हम स्टोर में से इश्यू करेंगे। ये सारा जो है वो स्टेज है मटेरियल कंट्रोल का। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंट्रोल कहाँ पे करना है। पहले तो परचेज प्रोसीड्यूर हम समझ लेते हैं कि परचेज प्रोसीड्यूर क्या है, परचेज का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम परचेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जब मन में आया, जितना मन में आया उतना हम ऑर्डर दे दें, ऐसा नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमको फॉलो करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है। वो डायग्राम यदि आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोसेस क्या कह रहे हैं, वो प्रोसेस को कैसे हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, मैं लाइन ड्रॉ करके आपको बता दूं क्या लिखा है। पहले लिखा है परचेज प्रोसीड्यूर, उसका मतलब है परचेज का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे हम परचेज करेंगे, कितना परचेज करेंगे, जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहले क्या बनेगा, तो रिक्वायरमेंट कहाँ जनरेट होगी, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक चिट्ठी लेके आएगा, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन का एक चिट्ठी स्टोर वाले को देंगे कि ये मटेरियल मेरे को चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कई बार कि डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी दे देता है, जो कोई स्पेशल मटेरियल है तो डायरेक्ट वो मंगा लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा ये प्रोसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज को बोलेंगे मेरे को ए मटेरियल चाहिए। फिर यदि वो रेगुलर यूज वाला मटेरियल है, मान लो कि वो रेगुलर यूज होता है, तो स्टोर वाले को पता रहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल मेरा लगता है,
तो फ्रीक्वेंटली उसका ऑर्डर देंगे। तो बार बार प्रोडक्शन वाले को स्टोर को बोलने का जरूरत नहीं है कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। जब उसको चाहिए तो वो स्टोर में जाके लेके आएगा, बिकॉज वो रेगुलर यूज होने वाला मटेरियल है। वो आप ध्यान में रखना। दो चीज है, पहला स्पेशल मटेरियल है और दूसरा रेगुलर मटेरियल है। स्पेशल मटेरियल होता है वो उसका रिक्विजिशन डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को दे देगा। यदि वो रेगुलर मटेरियल है तो रूटीन परचेज रिक्विजिशन बनेगा और वो स्टोर से लेके आएगा। अभी स्टोर वाला क्या करेगा, रूटीन के लिए वो डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप ये मटेरियल खत्म हो गया है, आप ये मटेरियल मंगवा लो। देखना, ये डायग्राम ध्यान से देखना और समझना क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो चीज होती है। एक तो स्पेशल टाइप का मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है जो कभी कभी होता है, और दूसरा रेगुलर मटेरियल जो बार बार यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वो दोनों चीज या तो परचेज डिपार्टमेंट के पास से या तो स्टोर के डिपार्टमेंट से पास से स्टोर डिपार्टमेंट के पास से वो लेके जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। अभी परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट का आगे का एक प्रोसेस है। वो क्या करेगा, मान लो कि एक प्रोडक्ट है, वो 3 पार्टी से वो लोग परचेज कर रहे हैं, तो सारी पार्टी के पास से वो टेंडर मंगाएंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, आप मेरे को कितने में देंगे। फिर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इनका सस्ता है तो फिर हम परचेज करेंगे। तो जिसका सस्ता होगा फिर हम कोटेशन मंगाएंगे, उसके बाद जिसका सस्ता होगा उसको हम परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे। परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे उतना क्वांटिटी और वही प्राइस से अपने को मटेरियल रिसीव होना चाहिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेशल टाइप का मटेरियल है तो डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट को भी बोल सकता है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सारी पार्टी के पास से अपना एक कोटेशन मंगवाएगा, अपना एक प्राइस लिस्ट मंगवाएगा और बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, आप कितने में देंगे। फिर कंपैरेटिव स्टडी होगा और जिसका भी सस्ता होगा, जिसका मटेरियल कंपेयर टू अदर कम होगा रेट, उसको हम फाइनली ऑर्डर देंगे। फिर क्या होगा, ऑर्डर देने के बाद परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे और परचेज ऑर्डर के हिसाब से फैक्ट्री में मटेरियल रिसीव होगा। फिर मटेरियल आया, फैक्ट्री गेट पे मटेरियल आया। देखो डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनता है। फैक्ट्री गेट पे मटेरियल आया, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और डिपार्टमेंट एक रिसीविंग होता है, बड़ी कंपनी में होता है, छोटी कंपनी में डायरेक्टली स्टोर में जाता है। रिसीविंग डिपार्टमेंट में जाएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट वहां से एक GRN बनाएगा। अभी GRN का मतलब क्या है, यहां पे लिखा है GRN। GRN का मतलब क्या है, गुड्स रिसीव्ड नोट। ए नोट है गुड्स रिसीव्ड नोट। कई बार ऐसा होता है कि आपने परचेज ऑर्डर मान लो 1000 यूनिट का दिया, तो पहले लॉट में उन्होंने 500 आपको यूनिट दिया, दूसरे लॉट में वही आपको 500 के यूनिट आपको दिया, तो ऐसा हो गया 1000। तो आप जो GRN बनाओगे वो वैसे ही बनाओगे कि 500 यूनिट पहले आया, जैसे जैसे मटेरियल आता जाएगा उस हिसाब से आप GRN क्रिएट करते जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले परचेज ऑर्डर इश्यू हुआ, फिर मटेरियल रिसीव्ड हुआ, और मटेरियल जितना रिसीव्ड हुआ उस हिसाब से आपने GRN बनाया, जिसको हम बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। फिर वो मटेरियल इंस्पेक्शन में जाएगा। अभी ऐसे ही थोड़ी मटेरियल हम यूज कर लेंगे, उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट फुल्ली रिक्वायरमेंट जो था वैसे ही मटेरियल है या कोई चेंज है, उसके लिए हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो एक जाएगा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, यदि वो ऐसा इंस्पेक्शन करने वाला मटेरियल है तो, नहीं तो वो डायरेक्टली स्टोर में जाएगा और फिर वो जो मटेरियल है वो मटेरियल इंस्पेक्शन नोट होके स्टोर में जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप देखो यहाँ पे मैंने रेड मार्क से एरो किया है। पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट जनरेट होगा, वो स्टोर को मटेरियल रिक्विजिशन नोट देंगे,
डायरेक्ट यदि स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल है तो डायरेक्ट वो परचेस डिपार्टमेंट को वो मटेरियल रिक्विजिशन देंगे। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, सब पार्टी के पास से उसका प्राइस लिस्ट मंगाएगा, उसका कंपैरेटिव स्टडी होगा। कंपैरेटिव स्टडी होने के बाद जो भी कम रेट से मटेरियल अपने को देगा उसको हम परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे। उस हिसाब से मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आएगा, उसका हम बनाएंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, उसको हम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे और वहां से डायरेक्ट मटेरियल स्टोर में चला जाएगा। तो एवरी टाइम ए प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। आगे एक चैप्टर आएगा EOQ, जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर पे बेस है कि पूरे साल का कितना ऑर्डर हम देंगे तो मेरा परचेज का जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, कम से कम आए। तो आगे एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में भी ये हम पढ़ेंगे। तो ये पहला स्टेज है। पहला स्टेज क्या था, परचेज ऑफ मटेरियल, ये हमारा पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज क्या था, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। यहां पे देखो स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल स्टोर कहां होता है, स्टोर में होता है। अभी ये एग्जाम में आएगा, 2 क्वेश्चन है आपके पास, कभी कभी एक क्वेश्चन में 2 चीज पूछ लेते हैं। क्या है, पहला है आपका बिन कार्ड और दूसरा है आपका स्टोर लेजर। बिन कार्ड क्या है और स्टोर लेजर क्या है वो मैं आपको बता दूं। बिन कार्ड वो होता है जो स्टोर में जहां मटेरियल रखा है उसके ऊपर आपने चिपका के रखा है कि ये मेरा स्टॉक है। मान लो एक बिन कार्ड है, वो बिन कार्ड में आपने लिखा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट फिजिकली आपको वहां मिलेगा। 50 यूनिट, वो 100 यूनिट में से आपने बाहर निकाला, इश्यू किया, तो आप बिन कार्ड में 100 - 50 लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में आप लिखेंगे 950। ये आपका होता है बिन कार्ड। तो बिन कार्ड जो होता है उसमें खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, कितना क्वांटिटी मेरे पास पड़ा है, और फिजिकली वेरीफाइड क्वांटिटी बिन कार्ड में लिखी हुई होती है। अभी उसमें उसका कॉस्ट क्या है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिन कार्ड वो खाली फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ही है, वो आपको ध्यान में रखने का। कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये लोग पूछ लेते हैं कि बिन कार्ड में क्या होता है, तो बिन कार्ड में खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। अभी एक दूसरा चीज यहाँ पे लिखा है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर किसको बोलते हैं, तो स्टोर्स लेजर में 2 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा जो कॉलम होता है वो रेट का होता है, और फाइनल वो क्वांटिटी कितने में कौन सी रेट से आई है उसका पता चलता है, और टोटल कॉस्ट कितना है वो भी हमको पता चलता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप ध्यान में रखना। पहला डिफरेंस बिन कार्ड में क्या है, तो बिन कार्ड में ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आएगी और स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट भी आएगी। ये आपको ध्यान में रखना। आगे थियरी का पूरा एक चैप्टर आएगा, तब उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हम जाएंगे और देखेंगे तीसरा जो स्टेज है वो स्टेज है इश्यू ऑफ मटेरियल। देखो 3 स्टेज है। पहला स्टेज क्या था, परचेज ऑफ मटेरियल। दूसरा स्टेज क्या था, मटेरियल रिसीव्ड हुआ। मटेरियल रिसीव्ड होने के बाद मटेरियल इश्यू हुआ, मटेरियल इश्यूड प्रोसीड्यूर हुआ। तो ये जो इश्यू है वो इश्यू कैसे करेंगे हम, वो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे के समझाया है, वो आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल कौन यूज करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर वाला मटेरियल इश्यू करेगा। कौन से बेस पर, मटेरियल रिक्विजिशन के बेस पे। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। ये 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके। और नीचे लिखा है स्टोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट लिखा है। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि मेरे को ए मटेरियल चाहिए, तो स्टोर वाला बोलेगा ऐसे ही थोड़ी मैं मटेरियल दूंगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट तो दे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसको बोलेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नोट। आप याद रखना MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, अथवा तो बिल ऑफ मटेरियल, दोनों में से कोई एक होगा। और फिर स्टोर वाला मटेरियल निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को देंगे। ये पूरा प्रोसीजर है।
अभी जरूरी नहीं है कि मेरे को 100 यूनिट चाहिए, मैं 100 यूनिट लेके आया तो 100 यूनिट मेरे पास खत्म हो गया। कभी कम पड़ेगा, कभी बचेगा, तो क्या करेंगे? कम पड़ेगा तो वापस लेके आएंगे, और बचेगा तो एक्सिस जो मटेरियल बचा मेरे पास वो वापस मैं स्टोर में भेज दूंगा। और मेरे बाजू वाला कोई डिपार्टमेंट है, उसको जरूरत है तो मैं वो जो मेरे पास बचा हुआ यूनिट है मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे? यदि बाजू वाला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, यहां पे लिखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, उसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं बनाऊंगा मटेरियल ट्रांसफर नोट, आपको ध्यान में रखना है। और एक्सिस मटेरियल किसी को नहीं चाहिए, बाजू वाला डिपार्टमेंट को भी नहीं चाहिए, तो फिर वापिस मैं स्टोर में भेज दूंगा, डायरेक्टली वापिस स्टोर में जाएगा और मैं बनाऊंगा मटेरियल रिटर्न नोट। ये पूरा इश्यू प्रोसीड्यूर है, आप ध्यान में रखना। 3 प्रोसेस है, उसमें से लास्ट प्रोसेस जो है वो इश्यू का है। कैसे मटेरियल इश्यू होगा? जरूरत हिसाब से मटेरियल इश्यू होगा। किसको जरूरत है? कौन से डिपार्टमेंट को जरूरत है? डिपार्टमेंट ए को जरूरत है। डिपार्टमेंट ए कहां जाएगा? वो स्टोर में जाएगा। क्या लेके जाएगा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट लेके जाएगा। फिर स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इश्यू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने पूरा जॉब कंप्लीट कर लिया, उसका पूरा प्रोडक्शन खत्म हो गया। यदि बचा है कुछ माल जो स्टोर से लेके आए हैं, वो यूनिट कोई बचा है, तो वो यूनिट वो देखेगा। यदि बाजू वाला डिपार्टमेंट को जरूरत है तो वहां ट्रांसफर कर देगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट बना के। और जरूरत नहीं है मान लो, तो वापिस वो स्टोर में भेज देगा, जिसको बोलते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। तो ये सारी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पहले मैं वापस एक बार बता दूं आपको कि 3 स्टेज है मटेरियल का। कौन सा? परचेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। ये तीनों का डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया। परचेज कैसे करेंगे तो वो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे परचेज होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को देगा, स्टोर फिर परचेज को देगा, परचेज एक परचेज ऑर्डर इशू करेगा, मटेरियल आएगा तो उसका गुड्स रिसीव नोट बनेगा, उसका इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद वो स्टोर में जाएगा, और स्टोर में जाने के बाद वो मटेरियल इश्यू होगा। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि स्टोर में मटेरियल कैसे इश्यू होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को इश्यू हुआ, वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे डिपेंड है, वो कितना मटेरियल लेके जाते हैं। मान लो उसके पास कोई एक्सेस बढ़ा तो बाजू वाला डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा। वो जो ट्रांसफर नोट बनाएगा उसको हम बोलेंगे मटेरियल ट्रांसफर नोट। और एक्सेस जो भी मटेरियल उसके पास पड़ा है वो बाजू वाले के डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है, खुद को भी जरूरत नहीं है, वैसा मटेरियल वो स्टोर में वापस रिटर्न कर देगा, जिसको हम बोलेंगे मटेरियल रिटर्न नोट। तो इतना हमको समझ में आ गया कि मटेरियल कंट्रोल करने के 3 स्टेज है। पहला स्टेज परचेज ऑफ मटेरियल, दूसरा स्टेज इश्यू ऑफ मटेरियल। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 टाइप के लिखा है। परचेज ऑफ मटेरियल, फिर वो मटेरियल स्टोर में आएगा तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल, एंड लास्ट इश्यू ऑफ मटेरियल। ये 3 चीज है जो अपने को समझनी है। आगे हम बात करेंगे प्राइसिंग ऑफ इश्यू। अभी देखो मटेरियल फैक्ट्री में आया, तो मटेरियल फैक्ट्री में आने के बाद उसको हम इश्यू कैसे करेंगे, क्योंकि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और उसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंटली कोई आइटम है, वो आइटम फैक्ट्री में आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, उसका रेट अलग अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है एवरी टाइम वो एक ही रेट से आए, फिक्स कॉस्ट से आए या तो सेम रेट से आए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग अलग कॉस्ट है, वो अलग अलग प्राइस से, वो अलग अलग रेट से वो मटेरियल फैक्ट्री में आता है। फिर इश्यू कैसे करेंगे? पहले वाला जो मटेरियल आया है उसको हम पहले जाने देंगे, बाद में जो आएगा वो बाद में जाएगा। अभी मान लो कि गारमेंट का कोई कंपनी है तो उसमें तो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, पहले जो आया वो तो ओल्ड हो गया, वो लेगा ही नहीं कोई, तो फिर क्या करेंगे? तो लास्ट वाला पहले इश्यू करेंगे, जो भी लास्ट आता है उसको पहले इश्यू करेंगे। तो इसका अलग अलग मेथड्स है, जिसको हम फीफो मेथड बोलते हैं, लिफो मेथड बोलते हैं। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इतनी ऐसी कितनी सारी
ऐसी मेथड है जो मेथड हमको कॉस्टिंग में पढ़नी है, जिसको जो मेथड को हम बोलेंगे प्राइसिंग ऑफ इश्यू, मटेरियल इश्यू कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप की मेथड है। मैं आपको एक बार थोड़ा हाईलाइट दे दूं कि कितने टाइप की मेथड्स है, फिर मेथड का डिटेल में कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ प्राइसिंग। मेथड ऑफ प्राइसिंग का मतलब है मेथड्स, इश्यू कैसे करेंगे। तो 4 टाइप से इश्यू करेंगे मेन जो है, या तो एक्चुअल कॉस्ट से जाएगा, या तो एवरेज कॉस्ट से जाएगा, नोशनल कॉस्ट से जाएगा और मार्केट प्राइस से जाएगा। ऐसे 4 टाइप से यहाँ पे जाएगा। मैं यहाँ पे एरो करके आपको बताता हूँ। पहला जो है वो है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड बोले तो जो भी रेट से आया है वो रेट से हम इश्यू करेंगे, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेट मेथड, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। उसमें पहला मेथड है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लिफो मेथड। लिफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। HIFO जिसका मतलब है हाईएस्ट रेट से जो आएगा वो पहले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है NIFO जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर 5वां है बेस्ड ऑफ और स्पेसिफिक प्राइस मेथड। एक्चुअल कॉस्ट वाला जो है, ये सारा जो मेथड है वो मेथड की मेथोडोलॉजी आपको समझनी है। सारा का सारा जो मेथड है वो प्रैक्टिकल में आने वाला नहीं है। 2 या 4 ऐसा है जो प्रैक्टिकल में आपको उसका एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। बाकी थियरी के लिए उसका मेथोडोलॉजी समझना है कि कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फीफो मेथड और लिफो मेथड कैसे काम करेगा। उसमें फीफो मेथड का हम एग्जाम्पल भी गिनेंगे और फीफो मेथड समझने का ट्राई करेंगे। तो एक कोस्टिंग है, कोस्टिंग हम आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा टॉपिक इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आपको समझने के लिए आप ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते हो, और बट ऑब्वियस है घर पे कोई बोलने वाला है नहीं, तो आप 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख के आप बंद कर देते हो। तो इसलिए मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ 25 या 30 मिनट का मैक्सिमम लेंथ रख के मैं एवरी लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीफो मेथड जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड से हम मटेरियल का प्राइसिंग का इश्यू कैसे करते हैं। आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।